हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस 12 में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान, ठीक है? और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में अध्याय 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस नियम, ठीक है? कि गॉस का नियम क्या है या गॉस प्रमेय क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आता भी है कि गॉस प्रमेय क्या है, ठीक है? ये ऐसा भी आ सकता है, एनसीईआरटी बुक में गॉस का नियम लिखा हुआ है और इसके पहले इसको हम गॉस प्रमेय पढ़ रहे थे। तो ऐसा भी आ सकता है कि गॉस का नियम क्या है इसे लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, या ऐसा आ सकता है कि गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो आपको दोनों प्रश्नों को अच्छे से, एक ही प्रश्न है, आंसर भी सेम है ना? बस एक में कह रहा है गॉस का नियम और एक कह रहा है गॉस प्रमेय। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे गॉस का नियम कहे या गॉस प्रमेय कहे, दोनों का डेरिवेशन सेम है, ठीक है? तो आज हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लगभग 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हम देख लेते हैं गॉस प्रमेय क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताने के लिए एक प्रमेय दिया था। इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया गॉस प्रमेय, है ना? कोई एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना? उसको बताने के लिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक क्या दिया, प्रमेय दिया, ठीक है? उस प्रमेय को ही यहाँ पे गॉस प्रमेय कहा जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाले गुजरने वाले गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बताने के लिए फ्लक्स का मान बताने के लिए एक प्रमेय दिया, के लिए एक प्रमेय दिया दिया ठीक है, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं, जिसे गाउस प्रमेय कहते हैं कहते हैं ठीक है? तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ हो, है ना, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कि उस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर सकता है, उसके लिए इन्होंने एक प्रमेय दिया, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। अब प्रमेय का कथन हम आगे लिखेंगे कि प्रमेय का कथन क्या है, ठीक है? तो गॉस प्रमेय का कथन, गॉस प्रमेय का कथन प्रमेय का कथन ठीक है? कथन क्या था, इन्होंने कहा क्या था गॉस प्रमेय में? इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है? अब इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर Q आवेश है, ये बंद पृष्ठ S है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स कितना होगा? इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना
होगा। ठीक है, कौन? विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, ये फाई बराबर हो गया, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कथन कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या ऐसे कहते हैं गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित उपस्थित आवेश का उपस्थित आवेश का आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ पर ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ यस है। तो इस बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? ठीक है, इस बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, तो कितना आवेश है? Q आवेश है ना। इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितने गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। मतलब इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित हो उस आवेश में क्या कर दें? 1/ε0 का गुणा कर दें। ठीक है, तो अगर इसके लिए हमें फ्लक्स लिखना हो तो हम क्या लिख लेंगे? फाई एस बराबर इस पृष्ठ S के लिए जो फ्लक्स है, इस पृष्ठ S से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो कितना है? तो इसके अंदर जो उपस्थित आवेश है, उपस्थित आवेश Q, उपस्थित आवेश Q, ठीक है, उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना है ना। जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा है ना, ε0 गुना है। क्लियर हुआ? तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब अगर चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाई एस बराबर क्यू में 1 का गुणा होगा तो क्यू आ जाएगा, तो Q/ε0, Q/ε0। ठीक है, जहां पे Q क्या है? जहां पे ये Q क्या है? पृष्ठ के अंदर उपस्थित पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, आवेश। ठीक है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश ये क्या है? वायु या
वायु या निर्वात की विद्युतशीलता विद्युतशीलता और ये क्या है? विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है? पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। क्लियर हुआ? तो गॉस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है S। ठीक है, और इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो ये जो आवेश है, उपस्थित आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना हो जाएगा कौन? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फाई एस बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, अब इस के 1 में हमने क्यू का गुणा कर दिया तो क्यू आ गया Q/ε0। अब गॉस प्रमेय को हम ऐसे भी ऐसे भी बता सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश या कुल आवेश कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं ऐसा भी। यहां से अगर आप चाहें तो दूसरी परिभाषा बन जाएगी क्या? कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश या कुल आवेश कह सकते हैं सिग्मा क्यू तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात। इसको ऐसा लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तब थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा बन जाएगा। चलो इसको हटाते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के बारे में तो बात किया था उन्होंने, गॉस ने, है ना? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश सिग्मा क्यू तथा वायु या निर्वात
की विद्युतशीलता विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अरे भाई यहाँ पे चीज छूट गया, गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश तथा वायु व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है। पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q, ठीक है, और जो वायु व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, इनके अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, या इनका अनुपात किसके बराबर है, पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के बराबर है ना। पृष्ठ के अंदर उपस्थित Q आवेश और वायु व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, देखो ना ये अनुपात है और ये किसके बराबर है, फाई एस के, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर गॉस प्रमेय लिखने के लिए आए तो गॉस प्रमेय में आप केवल इतना लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ये लिख देना है, ये आप ना लिखेंगे अगर एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। गॉस प्रमेय का कथन क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और अगर चाहे तो आप ये वाला लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश है ना तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, वायु व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्यों लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेश को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उनका बीजगणितीय योग करेंगे। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब है कि अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उनको आवेशों को चिन्ह के सहित जोड़ेंगे, है ना, और चिन्ह के सहित जोड़ देंगे। जैसे अभी तो यहाँ पे हमने एक ही आवेश लिया है, मान लीजिए यहाँ पे और आवेश आ जाए, कुछ अलग अलग जगह पे रखे हों आवेश पृष्ठ के अंदर, है ना, तो पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश रहेंगे सभी आवेशों को क्या करना है, बीजगणितीय योग कर देना है अंश में, और हर में क्या कर देना है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश। ठीक है, नेट आवेश मतलब जितना भी आवेश होगा सभी आवेश को जोड़ के नेट आवेश निकाल लेना है बीजगणितीय योग करके, तथा वायु व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। एग्जाम में केवल आपको ये कथन लिखना है ना, और ये तो हमने समझने के लिए बता दिया है, और अगर ये वाला कथन भी लिख लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कथन एक ही लिखना, चाहे आप ये वाला लिखना या तो ये वाला लिखना, है ना। तो ये वाला ज्यादा ठीक है, ये वाला लिख लेना। ये तो समझने के लिए हमने बता दिया कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना होगा जितना उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है, उस आवेश को हम क्या कर दें, एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दें। ठीक है, वही कहलाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो चीज है इस चीज को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि हमें जो पूछेगा ना, सिद्ध करने के लिए पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि फाई एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको अभी प्रूफ करने वाले हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब हेडिंग डालेंगे आप प्रमाण। ठीक है, अब हम प्रमाण करेंगे, है ना। प्रमाण होना चाहिए, जो कह रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रमाण होगा, तो हमें प्रमाण करना है, प्रमाणित करना है। ठीक है, ये हो गया प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है, गोली पृष्ठ है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक गोली पृष्ठ है ये, और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसके केंद्र पर कैसा आवेश रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है। और ये जो गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास एक गोली पृष्ठ एस है, इसका नाम दे देते हैं एस है। ठीक है, एक गोली पृष्ठ यस है जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, और इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके परिधि पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब इसके केंद्र पर पहले तो आवेश रखा हुआ है। जब इसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है तो इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी वो ऐसे गुजर रही होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आवेश रखा है, तो पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरती हैं बाहर की तरफ, ऐसे गुजरती हैं, है ना। पॉजिटिव आवेश रखा हो तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव आवेश रखा है तो केंद्र अंदर रखा हुआ है, तब विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाती हैं। अभी कैसा आवेश रखा है? पॉजिटिव आवेश रखा है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कहाँ की तरफ निकल रही हैं? बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब यहाँ पे बिंदु आवेश रखा हुआ है, और बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पता करनी है। क्योंकि अगर हम फ्लक्स अगर निकालना चाहते हैं तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए ना। पहला चीज क्या चाहिए? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये तो सूत्र होता है, मतलब हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, और क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पृष्ठ का तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लेकिन पहले तो विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए कि इस पृष्ठ जिस पॉइंट पर भी हम जहां पर भी हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी? तो देखो, केंद्र पर कैसा आवेश रखा है? प्लस क्यू आवेश रखा है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है, मतलब सभी दूरी पर त्रिज्याएं आर होंगी। मतलब अब इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम तीव्रता निकालें ना, तो केंद्र ओ से किसी भी, क्योंकि ये क्या है? गोले की परिधि है, तो गोले की परिधि और केंद्र की दूरी, अब किसी भी बिंदु पर आप देख लो, सभी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब अब त्रिज्या की अगर बात करो, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या ही कहलाती है, तो अब कोई भी आप त्रिज्या ले लो, सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। कोई भी त्रिज्या ले लो, है ना, केंद्र से कोई और परिधि के पर स्थित कोई भी बिंदु ले लो, तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। सभी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब किसी भी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, मतलब प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता आपको उतनी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्र पर आवेश रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है, और केंद्र से परिधि की दूरी कितनी है? आर है। अब इस आर दूरी पर, क्योंकि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर आर दूरी है केंद्र से, तो इस पॉइंट पर भी केंद्र से आर दूरी पर होगी। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस परिधि पर कोई भी आप पॉइंट एक ले लो, है ना, इस परिधि पर, गोले की परिधि पर कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, तो केंद्र से उस पॉइंट की दूरी हमेशा क्या रहेगी? त्रिज्या के बराबर रहेगी। ठीक है, और अगर ये दोनों दूरी फिक्स हो गई किसी भी पॉइंट के लिए आर,
ठीक है। और यहाँ पे जो Q आवेश है ये भी क्या है, फिक्स है। ठीक है। तो जो भी त्रिज्या जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वो एक जैसा आएगा। ठीक है। और बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है, आप याद करिए एक सूत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। Q अपान आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए हम कैपिटल के लिख लेते हैं। ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा, अब विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं की होता है, ऐसे बाहर निकलेगा विद्युत क्षेत्र। तो इस पॉइंट P पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q अपान आर स्क्वायर। Q अपान आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर इतना विद्युत क्षेत्र हमारा होगा पॉइंट P पर। ठीक है। पॉइंट P पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र पता चल गया तो अब हम यहाँ इस से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ई नहीं पता था। अब तो क्योंकि क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं ना गोले का, गोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, काम कर लेंगे अपना। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि एक बंद गोली पृष्ठ यस है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल r है। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा गया है। ठीक है। रखा गया है। तब केंद्र O पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि केंद्र O से जो P की दूरी है वो कितनी है, R है, इसलिए आर स्क्वायर है ना। हमें वही तो चाहिए जहां पे आवेश रखा हो, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, कितनी है, R है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, R का स्क्वायर कर लिया। क्लियर हुआ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है। तो पृष्ठ S से पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स एक जांच करना है। इसके लिए हम, ठीक है, चलिए
अच्छा, यहाँ पे जो हमने विद्युत क्षेत्र लिखा है, इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आर के अनुदिश होगी। देखो, हमारा आर इधर ही आ रहा है, केंद्र से परिधि की दूरी आर है और विद्युत क्षेत्र आर के अनुदिश बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वेक्टर ई आर कैप के अनुदिश, के अनुदिश, है ना, इस दिशा में होगा। और के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है। अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप याद करिए पिछले लेक्चर में जब विद्युत फ्लक्स पढ़े थे, विद्युत फ्लक्स में फिर हमने वहां से विद्युत फ्लक्स निकालना है अगर किसी पृष्ठ से, तो कैसे निकाले थे? तो कोई अगर फ्लक्स किसी पृष्ठ से निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, उस पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, एक अल्पांश की कल्पना करेंगे, मतलब एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे, ऐसे। ठीक है, एक अल्प क्षेत्रफल की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। मान लीजिए हमने एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना कर ली यहाँ पे, और ये जो अल्प क्षेत्रफल है ये है डी ए। ऊपर लिखते हूँ, इधर लिखता हूँ, कितना है, डी ए। ये अल्प क्षेत्रफल क्या है, डी ए है ना। तो इसके लिए पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं, है ना, विद्युत फ्लक्स के बारे में डिटेल में 2 लेक्चर डले हुए हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स का सेकंड लेक्चर है, आप लेक्चर नंबर 19 देखिएगा। वहाँ पे हमने किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर निकालना है तो उस फ्लक्स को हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उस पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, है ना। हमने क्या किया कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमने इस पॉइंट P पर क्या किया, एक अल्प क्षेत्रफल dA की कल्पना कर ली, है ना। अब इसी तरह अगर एक अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा, अल्प फ्लक्स, है ना, इस तरह अल्प 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 इस पृष्ठ को कई सारे अल्पांशों में बांट लेंगे, है ना, और सभी अल्पांशों से फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, उनका योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हमें कुल फ्लक्स मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे काम करते हैं कि इसके लिए हम बिंदु P पर, हम बिंदु P पर एक अल्पांश या अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, ठीक है। अब अल्प क्षेत्रफल, अब जब कभी भी बात आती है अल्प की, है ना, तो फिजिक्स में जब अल्प की बात आती है और जिसके नाम जिसके आगे पहले कोई चीज लिखा हुआ है और उसके पहले अल्प लिखा है ना, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं अल्प के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्प क्षेत्रफल, तो किसके आगे अल्प लिखा है, तो क्षेत्रफल के आगे अल्प लिखा है ना। तो क्षेत्रफल ए लिख के उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। अगर मान लीजिए अल्प विस्थापन लिखा हो, अल्प विस्थापन लिखा हो, तो विस्थापन के लिए मान लीजिए हमने एक्स मान लिया कि एक्स विस्थापन हो रहा है, और कैसा अल्प है, तो अल्प के लिए क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। ठीक है, आए समझ में। यदि अल्प बल लग रहा है तो डी एफ कर लेंगे। ठीक है, यदि अल्प कार्य हो रहा है तो डी डब्ल्यू कर लेंगे। कार्य मतलब वर्क, वर्क को डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कर लेंगे। सीधा से कहने का मतलब है कि जिसके नाम के पहले अल्प लगा हुआ है, जिस राशि के पहले अल्प लगा हुआ है, उसके साथ में क्या कर देना है, डी जोड़ देना है, तो वो अल्प बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिंदु P पर एक अल्पांश या एक अल्प क्षेत्रफल डी ए की कल्पना की, डी ए की कल्पना की, की ठीक है, एक अल्पांश डीए की कल्पना की। तब तब अल्पांश या अल्प क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल फल डीए के कारण, कारण अल्प, अल्प विद्युत फ्लक्स, अल्प विद्युत फ्लक्स, ठीक है, अल्प विद्युत फ्लक्स। अब अल्प, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल है, फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, अल्प है,
तो जो हमें फ्लक्स निकलेगा अल्प ही तो निकलेगा। कहने का मतलब भाई सुनिए, ये क्या है, ये पूरा पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर हमने इतना छोटा सा एक अल्प क्षेत्रफल लिया है, तो इस पृष्ठ से या इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा अल्प ही तो होगा, क्योंकि अगर कुल फ्लक्स की हम बात करें तो कुल फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ना होगा, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कुल फ्लक्स होगा, है ना। ठीक है, लेकिन हम निकाल कहाँ रहे हैं, ये केवल इतने क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं, अल्प क्षेत्रफल से। तो जब अल्प क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अल्प ही फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि अल्प क्षेत्रफल से अल्प फ्लक्स निकलेगा, कुल क्षेत्रफल से कुल फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो अल्प फ्लक्स डी फाई बराबर डी फाई फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी ए है और इनका भी अलग अलग मतलब है। देखो, ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र से है, किससे है, विद्युत क्षेत्र से है। ए का मतलब क्या है, जो पृष्ठ हमने रखा है, ठीक है, या जिस पृष्ठ से पर हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये जो थीटा है ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का क्या है, कोण है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये बात आ गई। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे कोई भी क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो लंबवत है होगा, लंबवत क्षेत्र होगा, वही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये ऐसे लंबवत गुजरेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो ऐसे लंबवत निकल रहा है इस पृष्ठ से, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा इस पृष्ठ का, है ना। इस सतह का, ये जो सतह है, इस सतह का क्या कहलाएगा, ये क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, जो ऐसे लंबवत निकल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल के कैसे होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा आता है, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के क्या होता है, बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल सदिश देखना है, और क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होता है। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक गोला है, ठीक है, ये गोला है। इस गोले पर हमें यहाँ पे हमने एक अल्प क्षेत्रफल माना है, तो यहाँ से इस अब अल्प क्षेत्रफल से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, सीधा लंबवत होगा, ऐसे। ठीक है, तो उसी तरह हमने यहाँ पे एक अल्प क्षेत्रफल माना, ऐसे करके, क्योंकि ये ऐसे होगा, गोला होगा कि नहीं होगा, चारों तरफ से ऐसे ऐसे। ठीक है, हमने एक पॉइंट पर, जैसे फुटबॉल है, हमने एक पॉइंट पर क्या किया, एक गोला मान एक क्षेत्रफल माना, अल्प क्षेत्रफल। अब जब अल्प क्षेत्रफल मान लिए, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, सदैव लंबवत होता है। हमने यहाँ पे एक अल्प क्षेत्रफल माना, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा कैसे होगा, सीधा ऐसे लंबवत होगा, कैसे होगा, लंबवत होगा। तो जो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो कैसे आएगा, ये तो विद्युत क्षेत्र था, इसी के ऊपर ही हमारा क्षेत्रफल सदिश आएगा, ऐसे। इसका मतलब है कि जो वेक्टर डी ए है वो भी कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में है, बाहर निकल रहा है। जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी उसी डायरेक्शन में है, उसी दिशा में बाहर निकल रहा है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, ये चीज नहीं लिखनी है, लिख लिए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे काम करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए एकदम आसान तरीके से ले चल रहा हूँ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको सीखना है, आप सीखिए बस। ठीक है, प्रमाण में ही सब कुछ लिखना है। मैं हटा देता हूँ हेडिंग, क्योंकि आप हेडिंग पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि विद्युत क्षेत्र
ई विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके मध्य का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ये नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना, जो अल्प क्षेत्रफल के कारण अल्प फ्लक्स आया था डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, इसको हम नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अब हमने देखा कि जो ई है और ये जो डी ए है ना, क्षेत्रफल सदिश, ये तो क्षेत्रफल है, लेकिन जो ई है और क्षेत्रफल सदिश है, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए या तब समीकरण नंबर 1 से क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है, कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 डिग्री लिखना है। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना आता है, 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए। ठीक है, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आता है, 1 आता है, और जब हम 1 रख देंगे इस पूरे से गुणा होगा, हमें यही चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर, इसको थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि cos थीटा cos 0 है ना, cos 0 डिग्री बराबर 1। क्लियर हुआ? इतना आया समझ में कि समीकरण 1 में हमारे पास क्या लिखा था, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र और वेक्टर डी ए क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। हमने यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 0 रखा, और cos 0 का मान 1 होता है। जब 1 रख देंगे यहाँ पे, तो 1 से इस पूरे से गुणा होगा, तो हमें डी ए ही मिल जाएगा, ई डी ए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अल्प क्षेत्रफल डी ए के कारण अल्प फ्लक्स है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, तब पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे कुल फ्लक्स, देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक अल्प क्षेत्रफल है डी ए, उसी तरह यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल डी ए, यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल डी ए, फिर यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल डी ए, यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल डी ए, अल्प क्षेत्रफल डी ए, अल्प क्षेत्रफल डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, डी ए, ऐसे करके इसको बांटेंगे, और प्रत्येक से जब हम अल्प फ्लक्स निकालेंगे, अल्प फ्लक्स इतना ही आएगा हर बार, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए, हर बार जितने भी अल्पांश होंगे, प्रत्येक अल्पांश से जो अल्प फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए। ठीक है, तो जितने भी अल्पांश होंगे, सभी अल्पांशों से फ्लक्स निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, उनका योग कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे इस पृष्ठ से जो पूर्ण फ्लक्स निकालना हो, हमारे पास अल्प फ्लक्स है, मतलब अगर इस संपूर्ण पृष्ठ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में अल्पांशों में तोड़ लें और फिर कुल क्षेत्र फ्लक्स निकालें, तो सभी अल्पांशों से निकलने वाला फ्लक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती हैं और उसको हमें कुल करना होता है, योग करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनका समाकलन कर देते हैं, है ना। जब हमारे पास कुछ छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं और हमें उनका कुल निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनका समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो अल्पांश है, प्रत्येक अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा, सभी अल्पांशों को से हम क्या कर दें कि जो एक अल्पांश है, अब देखो जितना फ्लक्स यहाँ पे आया है, उतना ही फ्लक्स सभी
जगह से आएगा। जो भी हम अल्पांश लेंगे, सभी अल्पांशों से उतना ही फ्लक्स आएगा। क्यों उतना ही फ्लक्स आएगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र फिक्स है प्रत्येक बिंदु पर। जब प्रत्येक बिंदु पर फिक्स है, अब जो अल्पांश लेंगे उस अल्पांश का, जैसे यहाँ पे हमने अल्पांश ले लिया, एक अल्पांश डीए ले लिया, तो अब जितना जहां भी अल्पांश लेंगे डीए ही लेंगे, मतलब उतना ही क्षेत्रफल लेंगे। जब उतना ही क्षेत्रफल लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फिक्स है, तो प्रत्येक अल्पांश से जो निकलने वाला अल्प फ्लक्स होगा वो भी तो फिक्स होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा, और इस तो अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? इन अल्पांशों के कारण निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो ये अल्प फ्लक्स हमें निकला है, इस अब जोड़ना ही तो है। हम क्या कर देंगे, जब फिजिक्स में क्या होता है, जब छोटी छोटी राशियां होती हैं और उनको जोड़ना होता है, तो हम जोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, सीधा सीधा समाकलन कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि जो समीकरण हमारे पास दो है, इस समीकरण, जो यह कहने का मतलब जो हमारे पास अल्प फ्लक्स है, उस अल्प फ्लक्स का क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो तब पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन, इसको ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब है समाकलन कर रहे हैं, है ना। और किसका समाकलन कर रहे हैं? अल्प फ्लक्स का कर रहे हैं, है ना। अल्प फ्लक्स का जब हम समाकलन कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक अल्पांश से अल्प फ्लक्स निकलेगा, है ना। तो जब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे, तो सभी अल्पांशों क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। सभी अल्पांशों के कारण निकलने वाला अल्प फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कुल फ्लक्स निकालने के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, कुल फ्लक्स निकालने के लिए जो अल्प फ्लक्स था, कुल फ्लक्स का समाकलन कर दिया, मतलब हमें कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स डी एस बराबर, सॉरी, फाई एस बराबर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाई एस बराबर, अब देखो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ये जो साइक्लिक है ना, ऐसा ये जो गोला टाइप का बना है, इसका मतलब है कि हम इस पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस पूरे पृष्ठ का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, अब देखो समीकरण दो में डी फाई बराबर कितना है, ई डी ए है नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण दो से क्या, डी फाई की जगह पे ई टी ए, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर दो से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो विद्युत क्षेत्र है किसी भी बिंदु के लिए फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है। आप इस पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ एस के किसी भी बिंदु पर, पृष्ठ पर आप क्या करो, विद्युत क्षेत्र निकालो, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, फिक्स है ना। तो देखिए, जो अब हम समाकलन करते हैं तो उसी चीज का समाकलन करते हैं, जो अल्प अल्प है, जो फिक्स है, जो नियत है, उसका नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अल्प क्या है, अल्प क्षेत्रफल है, हमें कुल क्या निकालना है, क्षेत्रफल का ही तो कुल निकालना है। जो ये पृष्ठ है पूरा पूरा, इस पृष्ठ का ही तो कुल क्षेत्रफल निकालना है। हमने अल्प क्षेत्रफल लिया है ना। उस अल्प क्षेत्रफल के कारण हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे अल्प क्या है हमारे पास, डी ए है, हमें डी ए का कुल निकालना है। ठीक है, ये तो पहले से कुल है, तो ये क्या चला जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, है ना। जो चीज अल्प है, जिसका हमें पूरा निकालना है, कुल करना है, उसी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ई कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ई को पहले लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, फाई एस बराबर, ई हमारा बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, ये एस है, फाई एस, ठीक है, फाई एस। अब क्या बनेगा तब हमारे पास आएगा फाई एस बराबर ई, अब यहाँ पे ये जो डी ए है, डी ए, ये क्या है, इंटीग्रेशन डी ए, इसका मतलब है, अब ये जो अल्प क्षेत्रफल ये किसका है, इस गोले का अल्प क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस गोले का कुल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन है ना, इसका मतलब कुल है। ये तो अल्प था, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, समाकलन कर दिया। और समाकलन करने का मतलब ही है कि हमने इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया। तो इस गोले पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस इंटीग्रेशन डी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल साइक्लिक इंटीग्रेशन डी ए बराबर, क्योंकि अल्प था, अब हमने साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन कर दिया डी ए का, हमें क्या मिल गया, कुल मिल गया। और उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², 4πr²। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है साइड में कहीं, ताकि आपको याद रहे कि इंटीग्रेशन डी ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, 4πr² रख दिया, तो क्यों रख दिया, ठीक है, 4πr²। क्यों, क्योंकि जो डी ए है ये क्या है, अल्प क्षेत्रफल है, और किसका अल्प क्षेत्रफल है, गोले का, है ना। और उस अल्प क्षेत्रफल का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। इसका मतलब हमें उस गोले का कुल क्षेत्रफल चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल समाकलन करने का मतलब ही है हम उसका क्या कर रहे हैं, कुल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4πr² होता है, मतलब 4πr² बराबर इंटीग्रेशन डी ए। तो हम इंटीग्रेशन डी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4πr², तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4πr²। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, एक बात और बताइए कि समीकरण एक में ई बराबर हमने क्या लिखा है, तो समीकरण एक में हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4πε0 इंटू इंटू Q/r²। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई यस बराबर 1/4πε0 इंटू कैपिटल के, है ना, ε0 कैपिटल के, इंटू इस पूरे के इंटू में क्या है, Q/r², ठीक है, गुणे, ये तो ई की जगह पे हमें इतना मिल गया, कहाँ से मिल गया, इस समीकरण एक में, ठीक है। और साथ में गुणे में हमें क्या लिखना है, ये वाला तो आएगा 4πr², ये तो आएगा ना 4πr²। अब ये जो ई बराबर मिला है ये कहाँ से मिला है, तो समीकरण नंबर एक से, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर एक से मिला हमें, ठीक है। हमने ई की जगह पे क्या रख दिया, 1/4πε0 के इंटू Q/r², कहाँ से लिख दिया, समीकरण नंबर एक से रख दिया, और ई की जगह पे, और 4πr² तो है ही है, 4πr²। अब यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तब हमारे पास बचा फाई एस बराबर, ठीक है, क्यू का एक से गुणा होगा तो क्यू एक कम क्यू हो जाएगा, बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, ये बच्चा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आया होगा समझ में, है ना। मैंने एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपके दिमाग में एक एक चीजें जाएं, बैठ जाएं, ठीक है, ताकि आपको डेरिवेशन से रटना ना पड़े, आप आसानी से कर पाएं, ठीक है। तो इसको लिखिए और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। थोड़ा सा बस 2 स्टेप और बचा हुआ है, हमारा डेरिवेशन अभी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, गुड। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। बस आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट 100% मिलेगा, है ना। पता है क्या होता है कि हम लोगों की बातों को सुन सुन के परेशान हो जाते हैं, अपने अगल बगल के लोगों की बातें सुन के कि हम ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप उन बातों पे भरोसा मत करिए, आप खुद पे भरोसा रखिए और आप अच्छा कर पाएंगे, यकीन मानिए, है ना। बस खुद पे भरोसा करके एकदम जिद और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता 100% आपको मिलेगी, है ना। बस आप लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए, जो आपको आपके मार्ग से, आपके रास्ते से आपको भटकाना चाह रहे हैं, उनकी बातों को आप क्या करिए, इग्नोर करिए। और जब तक आप लोगों की बातों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, आपको दुख तकलीफ होता रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आगे करते हैं, चलिए इसको हटाते हैं।
ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, फाई एस बराबर क्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है ना। तो यदि मान लीजिए हमारे पास बाई हो, तो बाई का जो परावैद्युतांक आता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यदि यदि माध्यम माध्यम पहले ऐसा लिख लेते हैं, रुकिए, ये क्या है, क्यू फाई एस क्या है, पृष्ठ के अंदर उपज से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से, चलिए यहाँ पे नहीं पूछेगा, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, आप लोग यहीं पे लिख लेना, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फाई एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। इनका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं कि जो फाई एस है, इसका मतलब है पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ यस से, पृष्ठ यस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। ठीक है, क्यू क्या है, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर अंदर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश। ठीक है, के क्या है, तो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, तो इन सब का मतलब आया समझ में। हमने फाई एस का मतलब है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला हमने कुल फ्लक्स निकाल लिया, ये कुल फ्लक्स है, और कुल फ्लक्स क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्यू। ठीक है, और माध्यम का परावैद्युतांक के, और वायु या, क्योंकि ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम क्या हो, वायु हो। ठीक है, माध्यम क्या हो, वायु हो, तब अगर माध्यम वायु है तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए लिखते हैं, यदि यदि माध्यम वायु हो तो, और माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो माध्यम है क्या है, वायु है, मान रहे हैं भाई, यदि माध्यम हमारा क्या हो, वायु हो, तो वायु के लिए जो परावैद्युतांक आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो वायु हो तो कैपिटल के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कैपिटल के की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तब क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा फाई एस बराबर क्यू अपान के की जगह पे 1 रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट से गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाई एस बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू। ठीक है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू। यही तो था गॉस प्रमेय, यही तो था गॉस प्रमेय, यही था ना, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो था। ठीक है, तो देखिए ये पृष्ठ एस है, इस पृष्ठ एस से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो कितना है, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का
कितना आवेश है, क्यू आवेश इस पृष्ठ के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना है। ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रमाणित किया गया या प्रूव दैट। तो प्रूव्ड हो गया, है ना, हमने सिद्ध कर लिया गॉस की थ्योरम को, गॉस के प्रमेय को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज समझाने का प्रयास किया है, छोटी छोटी चीजों को लेकर चला है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, है ना, क्योंकि एक एक चीज को समझाने का प्रयास एकदम आसान तरीके से किया है, ताकि आपके दिमाग पे एकदम छप जाए। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती करके एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग आता ही रहता है, हर 1-2 साल के अंदर अंतराल में आता ही आता है। ठीक है, तो अभी तो ये गॉस प्रमेय हमने पढ़ा है, अब इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग लगभग 3-4 हैं, तो कुल मिला के लगभग यहाँ से गॉस प्रमेय से लगभग 5-6 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो 5-6 प्रश्न बनते हैं और 5-6 में से एक कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए आगे अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर खुद खुद का भरोसा रखिए, किसी दूसरे पे भरोसा मत करिए, और खुद पे भरोसा रखे बस मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। यही कहूंगा कि आपको भरोसा करना है तो खुद पे करना है, किसी दूसरे पे नहीं करना है, और खुद पे भरोसा करके बस जिद और जुनून के साथ मेहनत करते रहनी है, और सफलता जरूर आपको मिलेगी, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे हाथ में केवल क्या है, मेहनत करना है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन हम मेहनत करना क्यों छोड़े, है ना। तो इसीलिए मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। बस 100% आपको मेहनत ही करनी है ना, एकदम लगन से, मेहनत से, जिद से, जितना भी हो सके जिद जुनून सब कुछ लगा दीजिए और मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लास आपसे बेहतरीन लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चैनल में तो नए हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।